नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी संभाले हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है। इस बीच रिया चक्रवर्ती का दूसरी बार सीबीआई से सामना हुआ। रिया पुलिस के घेरे में डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचती थी क्योंकि सीबीआई ने मुंबई पुलिस को रिया चक्रवर्ती की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था। इससे पहले शुक्रवार को सीबीआई ने रिया से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी, जहां रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस से रात 9 बजे के बाद घर के लिए रवाना हुई। शनिवार की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह समेत कई लोगों से सीबीआई ने पूछताछ की। अब देखना है कि सीबीआई इस पूछताछ के बाद किस निष्कर्ष पर पहुंचती है। आपको यह भी बता दें कि सुशांत सिंह की मौत के करीब 2.5 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक केस की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। इस केस में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। यही वजह है कि रिया को इस केस का मुख्य आरोपी बनाया गया है। अब देखना है कि सीबीआई कितनी जल्दी इस केस को सुलझा पाती है और जो सुशांत के गुनहगार हैं उन्हें कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि आखिर अब तक इस केस में एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? रिया की गिरफ्तारी कब तक होगी? सीबीआई आज दूसरे राउंड की पूछताछ रिया से कर रही है, तो पूरा मामला जो है वो कई उतार चढ़ाव लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मुंबई पुलिस की जांच के बाद मामला सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई लगातार जांच कर रही है। आज 9वां दिन है। दूसरे राउंड की पूछताछ आज रिया से हो रही है और कोशिश यह है सीबीआई की कि जल्द से जल्द जो रहस्य है सुशांत की मौत का, उससे पर्दा उठाया जा सके। लेकिन अभी सवाल कई हैं और सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर इस रहस्य से पर्दा कब उठेगा, कब सुशांत के गुनहगारों तक सीबीआई पहुंचेगी, गिरफ्तारी कब होगी? यह भी एक बड़ा सवाल है रिया चक्रवर्ती की, क्योंकि पूरे देश की जो भावनाएं हैं वो इस मामले से जुड़ी हुई हैं। अब हर कोई चाहता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। यदि किसी ने गलत किया है तो उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। यही वजह है कि देश की सबसे भरोसेमंद जांच एजेंसी सीबीआई के पास यह मामला पहुंचा है, जिसकी मांग की जा रही थी। तो 8 जून को क्या हुआ? पहले दिन सीबीआई के रिया से यह सवाल है, सुशांत का नंबर क्यों ब्लॉक किया, यह भी पूछा गया। और इसके अलावा 8 से 14 जून के बीच स्टाफ से बात हुई, यह एक सवाल बड़ा था। स्टाफ से क्या बातचीत हुई, यह भी सीबीआई जानना चाह रही थी। और कब लिव इन में रहना शुरू किया, यानी दोनों ने लिव इन में रहना कब शुरू किया और सुशांत को कभी डॉक्टर के पास ले गई थी क्या, यह रिया से जानने की कोशिश सीबीआई ने की। क्या आपने खुद डॉक्टर तय किया? ये सीबीआई के सवाल हैं जो पहले दिन पूछताछ हुई थी उसमें। क्या दवाओं का ओवरडोज दिया गया, एक ये बड़ा सवाल। यूरोप टूर पर क्या कुछ हुआ था और कब सुशांत की बीमारी का पता चला था, ऐसे कई सवाल जो पूछे गए। तो 8 जून को क्या हुआ था, और ये इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द पूरी कहानी को गढ़ा गया है। यहां से अगर सही जवाब मिल जाए रिया से तो उस मामले को सुलझाया जा सकता है। तो 8 से 14 जून के बीच स्टाफ से बात हुई थी क्या, यह पूछा गया, क्योंकि 8 जून को रिया चली गई थी घर छोड़ के। स्टाफ से क्या बातचीत हुई थी, यह भी जानना जरूरी सीबीआई के लिए। और कब लिव इन में रहना शुरू किया था दोनों ने, यानी सुशांत और रिया ने। और सुशांत को कभी डॉक्टर के पास ले गई थी क्या, क्योंकि उनके डिप्रेशन की और तरह तरह की बातें की जा रही थी। तो क्या आपने खुद डॉक्टर तय किया, यानी अगर डॉक्टर के पास ले गई तो वो कौन डॉक्टर थे, क्या रिया ने वो तय किया था, क्या दवाओं का ओवरडोज दिया गया था? ऐसे कई सवाल जिनसे पर्दा उठना बाकी है। यूरोप टूर पर क्या कुछ हुआ था, क्योंकि उसके बाद परिवर्तन जो है सुशांत के स्वास्थ्य में वो देखे जा रहे थे। कब सुशांत की बीमारी का पता चला, एक ये अहम सवाल है। तो 8 जून को क्या हुआ था
जो रिया वहां से चली गई, इस बात का पता लगाना, यानी पूरी कहानी जो है वो रिया के इर्द गिर्द घूमती है और शक की सुई अब भी रिया के ही तरफ इशारा कर रही है। मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती है इस मामले की। सीबीआई जांच कर रही है, पूछताछ लगातार अलग अलग लोगों से कर रही है, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी है, मिरांडा है, और अब कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो सकता है रिया का, यानी अगर सीबीआई संतुष्ट नहीं हुई रिया के जवाब से, या सीबीआई को लगा कि यह सही नहीं है या गलत बोला जा रहा है या घुमाया जा रहा है, तो पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो सकता है, जिसमें सच का सच सामने आ जाएगा। तो कब सुशांत की बीमारी का पता चला, ये वो सवाल हैं जो पहले राउंड में सीबीआई ने पूछे। आज दूसरे राउंड की पूछताछ रिया से हो रही है और रिया के इर्द गिर्द ही अब तक की जो शक की सुई है वो घूम रही है। हालांकि सीबीआई हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, देश की सबसे भरोसेमंद जांच एजेंसी। तो सुशांत का पैसा हड़पने के आरोप पर सवाल, यह भी दूसरे दिन के जो सीबीआई के सवाल हैं। रिया की कमाई से जुड़े हैं सवाल। इसके अलावा मुंबई में संपत्ति खरीदने पर भी सवाल पूछा जा सकता है, पूछे जाएंगे। सीबीआई जो है वो पूछताछ चूंकि कर रही है, और सुशांत की कंपनी से जुड़े सवाल भी सीबीआई इनके जवाब भी जानना चाहेगी। सुशांत के पैसे खर्च करने पर भी सवाल, सुशांत के परिवार से रिश्तों पर सवाल जानने की कोशिश होगी कि कैसे रिश्ते थे सुशांत के परिवार के साथ। सुशांत को ड्रग्स देने के आरोप पर जवाब जाना जाएगा, पूछा जाएगा, और सुशांत के परिवार के आरोप पर सवाल सीबीआई करेगी। दिशा सालियान को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे, जो एक्स मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही सुशांत की मौत से सुसाइड किया था। हार्ड ड्राइव तोड़े जाने पर उसका क्या राज है, क्यों तोड़ी गई, यह भी पूछा जाएगा। तो यह संभावना है कि यह एक सवालों की लिस्ट जिसके जवाब सीबीआई रिया से जानना चाहेगी, क्योंकि इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द सच छिपा हुआ है, रहस्य छिपा हुआ है। उस रहस्य से पर्दा उठेगा, और वो तभी जब रिया सही सवालों के सही जवाब देगी, क्योंकि रिया सब कुछ जानती है। रिया लिव इन पार्टनर थी सुशांत की। रिया को मालूम है सुशांत की कंडीशन क्या थी, कैसी उनकी सेहत थी, कैसी तबीयत थी, दोनों के बीच में क्या विवाद हुआ जो वो अचानक सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले घर छोड़ के चली गई, क्या विवाद हुआ था। इसके अलावा सुशांत के परिवार ने कई गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती पे लगाए हैं पैसों के लेन देन को लेके। लिहाजा ईडी दूसरी तरफ उस एंगल की पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। कुछ जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस वक्त। सुरेंद्र पाल हैं, अभिनेता। सुरेंद्र जी, आप लगातार ये मामला देख रहे हैं, अब तक की कहानी देख के जहन में क्या होता है? क्योंकि अब तक सीबीआई अभी तो ये पता लगा रही है ये हत्या है, आत्महत्या है, जांच की जा रही है, लेकिन जहन में क्या आता है? क्या किसी शख्स को इतना प्रताड़ित या ऐसी कंडीशन उसके सामने रखी जा सकती है कि वो आत्महत्या कर ले? देखिए, सच्चाई क्या है ये तो अभी सामने आएगी, क्योंकि अभी सीबीआई वगैरह सभी एजेंसी जितनी भी हैं, सरकारी एजेंसियां, जांच एजेंसी जितनी भी हैं, वो सभी लगी हुई हैं अपने अपने कार्य में और पूरी मुस्तैदी से कर रही हैं वो काम अपना। उनका हाल मुंबई पुलिस जैसा नहीं है कि सिर्फ उसकी उन्होंने सिर्फ उसको बातों को खटोला है और कुछ नहीं किया उन्होंने जी। उन्होंने सच्चाई सामने लाके नहीं रखी है, जो आज सीबीआई और ईडी और नारकोटिक विभाग जो है, हमारी जांच एजेंसियां जो हमारे इस कार्य में लगी हुई हैं। हाँ। और हमें अपनी देश की इन जांच एजेंसियों के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो सच्चाई सामने लाएंगे। और पूरा देश जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है कि सुशांत इतना होनहार लड़का था, हाँ। इतना इंटेलिजेंट था, उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, उसमें भी वहां उसने बहुत अच्छा टॉप किया था जी। और
अपने करियर वाइज ऑल्सो टेलीविजन से निकला था वो, और टेलीविजन पवित्र रिश्ता से निकला था वो लड़का, और फिल्मों में आकर उसने बहुत अच्छी अपनी ऊंचाइयों को छुआ उसने, और आगे भी छू ही रहा था। अभी तो यंग लड़का था, अभी तो उसकी कोई उम्र भी नहीं थी, और इतना समझदार लड़का, इतना इंटेलिजेंट लड़का ने ऐसा कदम क्यों उठाया, किस लिए उठाया, क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या रीजन था, वो हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वही पता करेंगी। सरकारी जांच एजेंसियां हैं जी, वही हमारे सामने सच्चाई लाएंगी, और वो बड़ी बारीकी से हर चीजों को खगोल रही हैं। हर चीजों को मैंने देखा है। हाँ। अभी जो मैंने जितनी भी अभी वो सब सारे लोगों के इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, रिया से भी पूछताछ चल रही है, और मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन तो सच्चाई जनता के सामने, हमारे बम्बई फिल्म इंडस्ट्री के सामने आएगी कि इसकी सच्चाई क्या है। पहले हमारे पास, मैं एक बात और राजेश बता दूं कि पहले हमारे पास इतनी सारी हमारे पास जांच एजेंसियां नहीं हुआ करती थी जी। किसी भी चीज की जांच इतनी बारीकी से नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज हमारे देश के पास वो व्यवस्था है कि हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी जांच एजेंसियां हैं जो निष्पक्ष तौर पर इन चीजों की जांच करती हैं। और महाराष्ट्र में जो भी किया है वो तो सिर्फ अपना नाम खराब किया है, उसमें राजनीति भी की गई है, और काफी लोगों ने इसमें इंटरफियर भी किया है जी। कुछ लोगों को लोग बचाना भी चाहते थे, जिसके कारण ऐसा किया है। हम किसी के भी दुश्मन नहीं है, ना हम रिया के दुश्मन हैं, ना हम सुशांत के दुश्मन हैं, लेकिन हम बम्बई फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार जरूर हैं, और हम चाहते हैं कि हमें सच्चाई का पता लगे जी। और जो बच्चा जो चला गया है, हमारी इस दुनिया से नहीं रहा है, एक होनहार बच्चा जो था, उसके परिवार को इंसाफ मिले, उनके माँ बाप को इंसाफ मिले, उनके परिवार जो है जो तड़प रहा है इस वक्त, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी ये सोच रहे हैं कि इकलौता भाई था उनका, और जो परिवार, जिस परिवार के ऊपर ये गुजरती है वही समझ सकता है कि एक परिवार का सदस्य नहीं जाता है, बल्कि परिवार में कई सारी मौतें होती हैं। हाँ, लेकिन सुरेंद्र जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली रही, हाँ, मुंबई पुलिस ने शुरुआती दौर पे क्या लापरवाही करी जो ऐसी आज नौबत आ गई, और क्या चूंकि सुशांत को जानने वाले, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस को वैसे हिंदुस्तान की सबसे अच्छी पुलिस कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग राजनीतिक दबाव के कारण जो है वो सारे ऑर्डर लेने के लिए अपने सीएम हाउस में पहुंच जाते थे कि हाँ जी आप बताइए क्या ऑर्डर देना है, क्या करना है, कैसे करना है। वो लोग, उनको जो फ्री हैंड होता है पुलिस वालों को, वो पुलिस वालों को मिला नहीं करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव हम लोगों को भी दिख रहा है। लेकिन हमारे जितने भी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो ये ना समझे कि जनता इतनी बेवकूफ है, वो नहीं समझती है क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। जनता आज की तारीख में सब कुछ समझती है, उनको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और जनता इसका जवाब भी देगी। जब इलेक्शन आएगा तो जवाब भी देगी इसका कि हाँ भैया तुम लोगों ने किस तरह से बेईमानी की है, किस तरह से एक परिवार को दुखी किया है, और किस तरह से उनके ऊपर लाछन लगा रहे हैं, उनके परिवार के ऊपर। ठीक है सर, बिल्कुल कई तरह के आरोप और कई तरह के वो लगे हैं जिससे पर्दा उठना बाकी है। जी, मैं आपके पास आता हूं सर। हाँ, मैं लौटता हूं। मानस मिश्रा फोरेंसिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा संजीत सिंह राठौर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपके पास आ रहा हूं। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है सुशांत की मौत को। पहले मुंबई पुलिस ने जांच की, अब सीबीआई कर रही है, 9वां दिन है। शक की सुई अब भी रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या अब तक गिरफ्तारी नहीं बनती? जहाँ तक सीबीआई जांच की बात है, अभी इससे पहले सारी जो जांच की कार्रवाई मुंबई पुलिस कर रही थी। हाँ। और आपको पता होगा कि मुंबई पुलिस ने एफआईआर भी रजिस्टर नहीं करी है किसी के, मतलब किसी को नामजद करके। मुंबई पुलिस जब से ये जांच शुरू की, और जांच करने के तुरंत बाद उन्होंने
मीडिया में या लोगों के बीच जाकर के उन्होंने कह दिया कि भाई ये सुसाइड का मामला है। हाँ। उन्होंने पोस्टमार्टम का रिपोर्ट देखिए या जो कुछ भी आप अभी सामने आ रहा है उसको देखते हुए ये पूरी लिपापोती का मामला नजर आ रहा है। ठीक है। अब जहां तक आप कहते हैं कि भाई गिरफ्तारी की बात है, तो गिरफ्तारी ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मैटर बना दिया गया है लिपापोती करके बॉम्बे पुलिस के द्वारा कि सीबीआई को थोड़ा इसमें टाइम लगेगा और लगना चाहिए भी। और एकदम से ये कहना कि भाई उसको किसी व्यक्ति को अरेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो ये जांच की प्रक्रिया का एक एप्रोप्रिएट स्टेज आने के बाद ही ये हो सकता है। हाँ। तो हो सकता है सीबीआई उस वक्त का अभी इंतजार करेंगे कि अभी और क्या निकलना बाकी है या कितना उनके पास एविडेंस आए हैं, कितना साक्ष्य है। सर्कमस्टेंसेस जो है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो किधर इंडिकेट करती है। तो अभी ये कहना कि किसको अरेस्ट करेंगी किसको नहीं करेंगी ये मतलब ये जायज नहीं होगा। हाँ, लोग जो इन्वॉल्व हैं, जो सीबीआई की जांच चल रही है, जो हम मीडिया में सुन रहे हैं, जो अखबार में पढ़ रहे हैं, उसके आधार पर ये एक आसान केस नहीं रह गया है। इसमें निश्चित रूप से सघन जांच की जरूरत है। फोरेंसिक का दोबारा लेकिन संजीव जी 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, एक शख्स की मौत होती है और उसमें आरोपी बनाया गया। आप चूंकि पहले चलिए पुलिस की जांच को हम छोड़ते हैं, हम सीबीआई की बात करते हैं, अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? और क्या गिरफ्तारी के बाद जांच और तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती क्या? देखिए, इस जांच की प्रक्रिया, सीबीआई की जांच को ही कई लोग राजनीतिक एंगल दे रहे हैं, जैसा आप समाचारों में सुन रहे हैं। तो देखिए, जांच एजेंसी काम कर रही है। अब वो राजनीतिक से प्रेरित होकर के वो आदेश दिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, या बिहार सरकार ने उसको रिकमेंड करी है। क्या हुआ नहीं हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जो सीबीआई के द्वारा अरेस्ट करने की बात कह रहे हैं आप, तो ये होगी, निश्चित रूप से होगी, लेकिन एकदम से इतना जल्दी भी हो जाना चाहिए नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, इस पे अभी कहना कोई मतलब कानूनी रूप से मैं इस पे कुछ अभी नहीं कह सकता। ठीक है। शांतनु सेन है हमारे साथ, पूर्व सीबीआई ऑफिसर हैं। शांतनु जी, सर आपसे मैं जानना चाहता हूं, चाकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है सीबीआई में काम करने का, आपने कई केस सोल्व किए हैं, ये केस भी आपके सामने है, आपने बारीकियां देखी, तरह तरह की जो चीजें और जो चैट सामने आ रहे हैं वो भी आपने देखा। सीबीआई किस तरीके से काम करती है इस केस में, हम क्या उम्मीद करें, और क्या रिया की गिरफ्तारी नहीं बनती क्या अब तक, जिस तरीके का एक माहौल है और जिस तरीके के पूछताछ हो रही है, लगातार दूसरे दिन बुलाया गया रिया को? देखिए, इस केस को मैं आप लोगों से थोड़ा परे देखता हूँ। पहले नंबर, ये केस पहले बॉम्बे पुलिस के पास था, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही थी, वहाँ इंक्वायरी हो रही थी। इंक्वायरी के बाद ये पता लगना चाहिए था कि मौत अननेचुरल जो हुई है वो कैसे हुई, सुसाइड है ना मर्डर है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट हमारे सामने आई नहीं और ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट चलता रहा, इंक्वायरी 60 दिन, और बॉम्बे पुलिस इधर उधर हॉलीवुड के लोग बॉलीवुड के लोगों से बात करती रही। उसके बाद पटना पुलिस ने केस रजिस्टर किया। पटना पुलिस के पास जुरिस्डिक्शन था, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, अब सीबीआई के पास केस आ गया है। अब सबसे पहली बात है, इसमें लोग संदेह के नजर में है, कोई अभी आरोपी नहीं है। आरोपी तो तब बनता है जब सीबीआई चार्जशीट देगी और उसके बाद कोर्ट उनको आरोपी होल्ड करेगी। तो आरोपी वर्ड यूज करना मैं समझता हूँ गलत है। संदेह के नजर में रिया चक्रवर्ती की फैमिली है और उन पर संदेह ये है कि उन्होंने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किया। उन्होंने उसे कन्फाइन रखा, दूसरों से मिलने नहीं दिया, उन्होंने उसके साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, उन्होंने उनके साथ चीटिंग किया, उनकी 15 करोड़ प्रॉपर्टी को हजम कर गए। इस पर जैसे ही पटना पुलिस ने FIR लॉन्च किया,
ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हाँ। और ईडी की इन्वेस्टिगेशन करीब महीने तक चल रही है। हाँ। ईडी ने भी अभी तक किसी को रियासत में नहीं लिया है। इससे हम साफ नजर आ रहा है कि ईडी ने भी अभी कोई प्रूफ नहीं पाया है जिससे वो रिया चक्रवर्ती की फैमिली को आरोपी बनाए। ये बात आप लोगों के नजर में आना चाहिए कि ईडी बहुत जल्दी अरेस्ट करती है, क्योंकि अरेस्ट करने के बाद जो स्टेटमेंट एक्यूज देता है वो कोर्ट में न्याय माना जाता है, एविडेंस माना जाता है। ये सीबीआई जो एविडेंस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है वो एविडेंस नहीं है अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बट ईडी अरेस्ट करके जो बयान लिखती है वो एविडेंस है। और ईडी भी अभी तक इस नतीजे में नहीं पहुंच पाई है कि कोई आरोपी इस केस में है मनी लॉन्ड्रिंग का। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मेरी नजर में आई है कि अभी तक रिया सिर्फ संदेह में ही है, संदेह के घेरे में है, आरोपी नहीं बन पाई है ईडी की आंखों में भी। और अब सीबीआई तफ्तीश कर रही है। सीबीआई का ये 8वां दिन है। सीबीआई ने पहले तो क्राइम सीन बनाया, फिर सारे नथी पत्र जो भी उनके पास थे उनको देखा, स्टेटमेंट्स पढ़े। उसके बाद सीबीआई एक नतीजे में पहुंची है कि आरोपी जो संदेह के नजर में है उनसे बात की जाए। सीबीआई बातचीत कर रही है उनके साथ, बट सीबीआई ने अभी रियासत में लेने के लिए नहीं पहुंची है। तो क्या सर, जैसे सीबीआई अब दूसरे दिन लगातार पूछताछ कर रही है, तो क्या सर ये माने कि अभी सीबीआई के हाथ भी कोई अहम सुराग नहीं लगा है जिससे उसकी गिरफ्तारी हो? नहीं, अभी सीबीआई के पास इतना अहम सुराग कोई लगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं अगर लॉ को देखा जाए तो रियासत में लेते हुए 24 घंटे में कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। और कोर्ट को अगर आप एविडेंस नहीं बताएंगे तो कोर्ट बेल दे देगी। और दूसरी बात, ये एक कॉग्निजेबल क्राइम है। आपको 3 महीने में तफ्तीश खत्म करनी पड़ेगी रियासत लेने के लिए। रियासत के बाद आप तफ्तीश चला नहीं तो बेल मिल जाएगी। और एकदम एक्यूज को बेल मिल गई तो देखिए क्या होता है। अब आप देख रहे हैं कार्तिक चिदम्बरम का केस, उनमें ये सब अरेस्ट हुए, रियासत में लिए गए, अरेस्ट हुए, इन्हें भी किया, पर अभी तक कोर्ट केस में चलाई नहीं। तो कोर्ट की प्रतिक्रिया जो है वो बहुत लंबी है। और दूसरी बात है, तो सीबीआई इतनी जल्दी में किसी को रियासत में लेगी नहीं जब तक उनके पास प्रूफ आएगा नहीं। और फाइनली एक बात अभी सब चैनल पे बोली जा रही है जी, देयर इज एविडेंस कि इनको 2013 से बाइपोलर डिजीज था। बाइपोलर डिजीज में स्विंग होता है, कभी कभी आदमी अच्छे मूड में रहता है, बहुत बढ़िया काम करता है, कभी डिप्रेशन में जाता है। अभी बाइपोलर बात को सीबीआई को तफ्तीश में लेनी पड़ेगी। ये इशू बन गई है, क्योंकि डॉक्टर्स आ गए हैं जो कह रहे हैं वो इलाज में थे, उनका इलाज चल रहा था। तो सीबीआई के सामने एक बड़ा चैलेंज आ गया है। एक तो मर्डर का चार्ज इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा जा रहा है, कि कहा जा रहा है, बाइपोलर इसकी बात की जा रही है। ठीक है, में डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ गई है, कागजों में लिखा जा रहा है, चैनल्स में हो रहा है। तो ये सब सीबीआई नजरअंदाज नहीं कर सकती है और सीबीआई को ये सब जांच करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ अब रियासत में किसी को लेना काफी दूर है, जल्दी कोई रियासत में नहीं आएगा। और रहा पॉलीग्राफी टेस्ट कोर्ट में इंडिया में कोई एविडेंस है नहीं। वो सिर्फ तफ्तीश को मदद करने के लिए है। ठीक है, सीबीआई को कोर्ट में प्रूफ डालना पड़ेगा जी। प्रूफ नहीं दे पाएगी तो रियासत के बाद बेल हो जाएगी, फिर कोर्ट में भी केस नहीं चल पाएगी। ठीक है, ये पोजीशन है। ठीक है, मैं लौटता हूं सर। मानस, आपके पास आऊंगा। आप लगातार इस मामले को देख रहे हैं, आपने शुरुआती दौर भी देखा जब तस्वीरें सामने आई सुशांत के कमरे की, उसके बाद का क्या हाल था, अब तक की भी तस्वीरें आपने देखी, क्या कुछ हो रहा है, जहन में क्या तस्वीर बनती है? हत्या या आत्महत्या, किसी नतीजे पे क्या पहुंचा जा सकता है, क्या देखते हैं आप? देखिए राजेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ, पिछले 1 हफ्ते से लगातार एक ही बात कह रहा हूँ कि जब मौका वारदात पे, जब वहां पे जो भी लोग थे, पुलिस थी या जो लोग भी थे, उन्होंने अपना काम मुझे ऐसा लगता है ठीक से नहीं किया। क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने देखी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत ही बेसिक चीजें जो हैं, जैसे कि
टाइम ऑफ डेथ की बात अगर मैं करूं, एक बहुत ही अहम चीज है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो हायोइड बोन है वो इंटैक्ट है। हायोइड बोन आमतौर पे टूटी मानी जाती है स्ट्रैंगुलेशन में, जब हम किसी को गला दबाते हैं तो स्ट्रैंगुलेशन में हायोइड बोन टूट जाती है, लेकिन पोस्टमार्टम में लिखा हुआ हायोइड बोन इंटैक्ट है। अब मेरा ये सवाल है कि अगर हायोइड बोन इंटैक्ट है तो क्या आपने एक्सरे किया था उसका कि नहीं किया था? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सरे नाम का शब्द कहीं पे भी यूज नहीं किया गया है, उन्होंने सीधा नेक डाइसेक्शन किया है। एक्सरे से क्या होता है कि आपके पास एक फोटोग्राफिक एविडेंस आ जाती है। एक्सरे कुछ नहीं बोलता, वो एक्सरे का मेंशन क्यों नहीं है? अगर आप हायोइड बोन को इंटैक्ट करें तो एक्सरे का मेंशन क्यों नहीं है? दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि जिस तरह से अगर जो नेक का निशान हमने देखा है, सुशांत की नेक पे जो निशान है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि वो एक बैंड जैसा बना हुआ है। और उस बैंड में एक ऊपर का बॉर्डर है और एक नीचे का बॉर्डर है। अगर आप ऊपर के बॉर्डर को ध्यान से देखेंगे तो वो बहुत ही लाइट है, बहुत ही हल्का है, और नीचे का जो बॉर्डर है वो थोड़ा डार्क है। आमतौर पे अगर कोई इंसान लटकता है, आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है लटक कर, तो जो ऊपर का बैंड है वो थोड़ा डार्क होगा, क्योंकि बॉडी का वेट नीचे जा रहा है, रस्सी का वेट ऊपर जाएगा, रस्सी ऊपर की तरफ पुल होगी, तो रस्सी जहां पे रुकेगी वो ऊपर का हिस्सा होगा, नीचे का हिस्सा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ऊपर का हिस्सा ज्यादा डार्क होना चाहिए था बजाय नीचे के हिस्से के। तो ये एक बहुत ही अहम बात है कि जो उसमें हमें दिख रहा है वो हमें नीचे का हिस्सा डार्क दिख रहा है। साथ में यहाँ पे एक नॉट का निशान है। ठीक है, वो नॉट साफ पता लग रहा है कि किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से मारा गया है। अगर मैं एक कपड़े की बात करूं, जिस कपड़े से हम लोग की बात करें कि हरे कपड़े से उन्होंने लटका, हरे कपड़ा जो होता है आमतौर पे वो पार्चमेंट लाइक निशान नहीं छोड़ता। वो जो पार्चमेंट का निशान है जो बहुत ही हैवी है, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो या तो रस्सी से या किसी कॉर्ड से या किसी वायर से ही बनता है, क्योंकि उसका सरफेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। कपड़े का जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा अलग तरह का होता है, उसमें रोपिंग पैटर्न आता है। अगर आप कोई लटकेगा कपड़े को पकड़ करके तो वो घूम जाएगा, उसके रेशे घूम जाएंगे और वहां पे एक नॉट जैसी बनेगी वो ऊपर की तरफ। ऊपर का जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ नहीं होगा। दूसरी बात एक बड़ी अहम है कि जब भी कोई इंसान, खास तौर पे अगर वो आदमी है, तो अगर वो सुसाइड करने की कोशिश करेगा तो कपड़े को कभी नहीं लेगा, वो हमेशा एक रस्सी को लेगा, क्योंकि उसका बॉडी का वजन महिलाओं की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसके मन में हमेशा बात रहेगी कि वो एक रस्सी से, एक वायर से इसकी बॉडी लटक। अगर उन्होंने अपना मन बना रखा था सुसाइड का, तो कपड़ा नहीं सिलेक्ट करते मेरे ख्याल से, वो रस्सी या वायर से सिलेक्ट करते। वो कपड़ा मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ भटकाने के लिए वहां पे लटकाया गया है। कपड़े का वहां पे होना एक बड़ा ही अस्वाभाविक लग रहा है मुझे। साथ ही साथ एक चीज और है कि जितना भी उसमें मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी पढ़ा, उसमें पेटिशियल हैमरेज की बात पढ़ी, उसमें मैंने म्यूकोसा के बारे में पढ़ा जो लैरिंग्स में और ट्रैकिया में पाया गया। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आमतौर पे अगर आप इसको सुसाइड मेंशन कर रहे हैं तो आपको मर्डर को रूल आउट करना पड़ेगा। साइंस की थ्योरी ये कहती है, एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है हर एक चीज में। अगर आप सिंपल सा एक सॉल्ट एनालिसिस भी करेंगे तो उसमें हम ये कह देते हैं लग रहा है, तो उसको कंफर्म करने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि पेटिशियल हैमरेज है ब्रेन का, लंग्स का और हार्ट का, लेकिन पेटिशियल हैमरेज जो है वो हैंगिंग में भी होता है और स्ट्रैंगुलेशन में भी होता है। ठीक है, तो आप इस बात को कैसे बिल्कुल क्लियर कट बोल रहे हैं कि पेटिशियल हैमरेज जो है वो हैंगिंग की वजह से, इसका क्या सबूत है? इसके बारे में आपने कोई ज्यादा बातचीत इसमें की नहीं हुई है। दूसरी बात अगर आप सुशांत की पूरी बॉडी देखें जो बेड पे पड़ी हुई है, अगर आप उसके पैरों की तरफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि पैरों पे काफी दबाव है, काफी प्रेशर है। उनको पैर को काफी दबाया गया है। आमतौर पे जब पैर को दबाया गया है तो ताकि वो रेजिस्ट नहीं कर सकते, तो पैर को मुझे, अगर आप राइट लेग को ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको राइट लेग टूटा भी दिखेगा हल्का सा, क्योंकि उसपे किस तरह का मारा गया है और चोट के निशान भी है उसमें। दूसरी बात ये कि जहां तक बात हो रही है लाइगेचर मार्क की, कि लाइगेचर मार्क जो है वो वी शेप का है, वो आमतौर पे हैंगिंग पे होता है। लेकिन और ये भी कहा जा रहा है कि जो बैक लाइगेचर नहीं है का, मैं कहना चाहूंगा कि एक या दो तरह से अगर आप किसी इंसान को मारेंगे तो उसका लाइगेचर मार्क पीछे नहीं बनेगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए इस तरह से अगर आप किसी को स्ट्रैंगुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पीछे का, जो नेक के पीछे का एरिया है, वहां पे कोई लाइगेचर मार्क नहीं बनेगा।
साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो एक और देखिए, इस तरह से भी अगर आप किसी को दिखाएंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखें, हाँ। तो अगर आप इस तरह से किसी को स्ट्रैंगुलेट करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो विक्टिम है और ये परपिट्रेटर है, ये अपनी बॉडी का प्रेशर इस पे लगा के इस वर्क को पुल कर रहा है अपनी तरफ। तो इस तरह से भी किसी को पुल करेंगे तो देखिए बैक ऑफ द नेक पे नहीं बनेगा लाइगेचर मार्क का। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसको मर्डर को रूल आउट करना पड़ेगा। हाँ। आपके पास एक भी ऐसा आप इसको मर्डर के तौर पे नहीं दे पा रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है बहुत ज्यादा कमियां हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, कुछ ना कुछ ऐसा बहुत ही गहरा है जो छिपाया है। तो मानस, ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है सीधा सीधा? देख, सीधा की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्राइम सीन में नहीं गया हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जैसे कि सुशांत के फिंगरप्रिंट। हाँ। अगर ने सुसाइड किया है तो पंखे के ऊपर उनके फिंगरप्रिंट जरूर होंगे। जो भी इंसान ऊपर फंदा डालेगा वो कहीं ना कहीं पंखे को जरूर छुएगा, पंखे की ब्लेड्स को जरूर छुएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है फिंगरप्रिंट्स पंखे पे पाए गए हैं, अगर वो पाए गए तो क्या वो सुशांत के हैं? फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को रिपोर्ट दी है कि नहीं दी है? दूसरी बात, एक और जो मुझे शक पैदा करता है मर्डर का, वो ये है कि क्राइम सीन में एक भी फोटो हमने नहीं देखी जिसमें सुशांत का शव लटकता हुआ हमें दिखाओ पंखे के साथ। हाँ। हमने सुशांत के शव को जमीन बेड पे रखा हुआ देखा। तो जब भी कोई क्राइम सीन होता है तो उसको प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है, वहां लोगों का जाना बहुत जरूरी है, उसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। तो उस प्रिजर्व शायद सही से नहीं किया गया, इसीलिए हमें ये दिक्कतें आ रही है। एक कस्टडी जो होती है वो हमने मेंटेन नहीं करी हुई है क्राइम सीन को प्रिजर्व करने में। हमारे पास इनफ फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं है, पास एक या दो फोटोग्राफ्स शायद बातचीत चल रही है कि वो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मॉब्ड है, कुछ कह रहे हैं जेन्युइन है, मुझे नहीं पता। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मुझे दिख रहा है, मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारी चीज छुपाई जा रही है और कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक जो नॉलेज होती है ठीक तरह से इसमें यूटिलाइज नहीं की थी। हाँ। क्योंकि आप इस मौके को 2 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, क्राइम सीन पे तो एविडेंसेस हटा दी गई, अब उस चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करना हो जाए। ठीक है। शांतनु जी, सर आपसे ये समझना चाहूंगा, जैसे शुरुआती दौर में मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच की थी, क्या उस वक्त जब चूंकि घटना हुई थी, ये सुसाइड या हत्या थी, अभी क्लियर नहीं है चीजें, उस वक्त की जो पुलिस की जांच थी मुंबई पुलिस की, क्या पूरी ईमानदारी के साथ मुंबई पुलिस ने चीजें सीबीआई को सौंपी होंगी? वो फिंगरप्रिंट्स, वो सबूत जो उस वक्त वहां पे थे? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये इन्वेस्टिगेशन एक ही होती है। इंक्वेस्ट इंक्वायरी जो चल रही थी या पटना पुलिस ने जो एफआईआर के बाद जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की थी, हाँ। उसके आगे सीबीआई चलेगी। तो ये मान के चलना पड़ेगा, जो भी मटेरियल हाँ। पटना पुलिस के पास है या बॉम्बे पुलिस के पास है, वो सारी मटेरियल उन्होंने सीबीआई को हैंड ओवर कर दी। हाँ। ये मान के चलना पड़ेगा। इसमें कोई शक की गुंजाइश है नहीं। ठीक है। हाँ, उसमें कमी हो सकती है उनके काम में। हाँ। पर सीबीआई एक इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्राइम सीन को 99% रिक्रिएट कर सकती है। हाँ। मैं खुद 9 महीने बाद, 6 महीने बाद, 10 महीने बाद मर्डर केसेस टेक ओवर किए हैं जी। सेकंड मर्डर केस जो दिल्ली में हुआ था वो तो 9 महीने बाद मुझे मिला था। पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट करके उसी से एविडेंस मिला के हम आरोपी तक पहुंचे, आरोपी को अरेस्ट किया, आरोपी को चालान किया, आरोपी को ट्रायल कोर्ट में कन्विक्शन हुआ। सर, ये बात ठीक है कि जो सीबीआई के पास जो केस है वो काफी देरी से पहुंचते हैं, काफी लंबा वक्त उसमें लग जाता है। और सीबीआई हमेशा क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। हाँ। उनके पास एक्सपर्ट्स हैं, फोटोग्राफ्स लेके वो पूरी क्राइम सीन को रिक्रिएट करती है। ठीक है। तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है जो सीबीआई के काम में कुछ कमी रहेगी। हाँ, ठीक है। सुरेंद्र पाल, सुशांत को जो जानने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सुशांत की जिंदगी में जब से रिया आई तब से परिवर्तन आने लगा था, तब से वो परेशान रहने लगे थे, कई तरह के उतार चढ़ाव देखे जा रहे थे। ऐसे में 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, एक भी शख्स की गिरफ्तारी ना होना दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि अब तक किसी नतीजे तक पहुंचा जाना चाहिए था। जी बिल्कुल लगता है, लेकिन आप जानते हैं कि जैसे कानूनी प्रतिक्रिया होती है उसमें थोड़ा समय लगता ही है। जैसे सीबीआई जांच कर रही है उसमें थोड़ा समय लगेगा ही लगेगा, ईडी जांच कर रही है उसमें भी समय लगेगा। बता सकता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में जो कानून है उसमें यह है कि भाई जब तक एविडेंस सामने नहीं आएंगे तब तक किसी को सजा नहीं मिल सकती, ऐसा प्रावधान है हमारे कानून में।
तो मुझे लगता है कि ये सारी क्रिया होने में, सारी प्रतिक्रियाओं को खत्म होने में थोड़ा समय जाएगा और उसके बाद ही कोई रिजल्ट सामने आएगा, उसके बाद ही आएगा। लेकिन अगर हम तुरंत कह दें साहब इसमें गिरफ्तारी कर ली जाए, वो किया बिना एविडेंस के कोई वो चीज हो जाए, तो एविडेंस जो है सीबीआई भी जो है जोड़ रही है। अभी तक जो 2 महीने का समय जो बीता है, जैसा कि आप कह रहे हैं, उसमें मुंबई पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है, जो काफी इनएफिशिएंट रही है और वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से रही है ज्यादातर। लेकिन जैसे सीबीआई है, हमारी जांच एजेंसी है, उन्होंने तो ऐसे केसेस को सॉल्व किया है हिंदुस्तान के अंदर जो इम्पॉसिबल थे उनको भी पॉसिबल करके दिखाया है। ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये केस में भी सच्चाई सामने आएगी और बॉलीवुड को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी और हिंदुस्तान के सभी लोगों को राहत मिलेगी और देश की कानून के ऊपर लोगों का विश्वास जमेगा और सीबीआई के ऊपर पूरी तरह से लोगों की आस्था बनी रहेगी। ठीक है संजीव जी, मैं कहता हूं कि किसको सजा मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मानस के पहले पास में जाना चाहूंगा। मानस, इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पे अलग अलग एंगल से सुशांत की उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब सुशांत की मौत हुई थी। ऐसे में इन तस्वीरों को देख के, चूंकि आप अभी यही जिक्र कर रहे थे कि कैसे वी शेप में है या उसको कैसे किया होगा, आपने अपना डायग्राम बनाया था, इन तस्वीरों को देख के जहन में क्या आता है, चूंकि आप इसी के बाद जिक्र कर रहे थे, इन्हीं तस्वीरों का जिक्र कर रहे थे? देखिए, अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे, अगर आप नेक की तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो नेक पे एक बैंड बना हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये बैंड एक कपड़े से बन पाना थोड़ा सा मुश्किल है, जिस हिसाब से सुशांत का वेट भी है। जब ये कपड़े को एक स्किन से टच होगा तो वहां पे एक अलग तरह का पैटर्न बनेगा। ठीक है, वो एक रेडिश टोन छोड़ेगा। ये वाला जो पैटर्न बन रहा है ये ब्राउनिश है और इसमें स्किन कई जगहों से पार्चमेंट जैसी एक निकल रही, पेपर जैसे पार्चमेंट पेपर होता है वैसा स्किन निकल रहा है। ये तब होगा कि जब आप किसी को रस्सी से या किसी वायर से बहुत तेजी से या बेल्ट भी हो सकती है, बेल्ट से अगर आप किसी को स्ट्रैगल करते हैं तो देखिए जो ऊपर का जो आपको एज दिख रहा है, अगर आप देखेंगे तो अपर बॉर्डर और जो लोअर बॉर्डर है, अपर बॉर्डर आप देखिए तो हल्का सा लाइट है और जो लोअर बॉर्डर है वो डार्क है। आमतौर पे अगर कोई लटकेगा तो उसका अपर बॉर्डर जो है वो डार्क होगा, क्योंकि सारा प्रेशर ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ खींच रही है और रस्सी उसको ऊपर की तरफ रोकती है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये लटकने वाला निशान नहीं है, ये पहले स्ट्रैंगुलेट किया गया है, इसके बाद शायद थोड़ी देर के लिए लटका दिया गया या शायद लटकाया बिल्कुल ही नहीं गया, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई फोटोग्राफ नहीं है जो उनको लटका हुआ दिखा रही हो वर्टिकल पोजीशन में। अगर है तो मुझे नहीं पता, मेरे पास एटलीस्ट वो फोटोग्राफ नहीं है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें वो फोटोग्राफ होना बहुत जरूरी था। और साथ साथ जो कपड़ा है, एक आदमी, एक नॉर्मल मेल जो है वो शायद कपड़ा यूज नहीं करेगा, वो हमेशा रस्सी या एक बेल्ट या एक कोई ऐसे मजबूत चीज करेगा, क्योंकि उसका बॉडी का वजन एक महिला के नॉर्मल जो वजन है उसके अनुपात में देखें तो थोड़ा ज्यादा होता है। तो वो श्योर शॉट, अगर वो सुसाइड करना चाह रहा है तो श्योर शॉट मेथड निकालेगा। और ज्यादा अगर सुशांत की अगर हम बात करें तो वो इस तरह के नहीं लगते कि वो इतना ज्यादा उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है। मेरे ख्याल से कपड़ा तो कभी नहीं देंगे वो। ठीक है, तो कपड़ा सिर्फ भटकाने के लिए है वहां पे, मुझे ऐसा लग रहा है। संजीव जी, आप इस बात से सहमत है, क्योंकि आपने भी कई मामले देखे, एक लंबा अनुभव आपका वकालत का रहा है, ऐसे में ये तस्वीरें क्या कहानी बयां करती? देखिए, जहाँ तक ये इस तरह की जो R&D चल रहे हैं, माफ कीजिएगा, मीडिया में बहुत ज्यादा R&D चल रही है और इस तरह की R&D आप अगर याद कीजिए पुराना केसेस, जेसिका लाल केस को याद कीजिए, प्रियदर्शनी मट्टू का केस को याद कीजिए, तो उन केसों में भी एक तो प्रियदर्शनी मट्टू केस में जो एक्यूज था वो बरी हो गया था और मीडिया में बार बार उस न्यूज को चलाने से बार बार कि भाई क्या उसके साथ न्याय हुआ, फिर दोबारा इंक्वायरी हाईकोर्ट ने बिठा दी और जब दोबारा इन्वेस्टिगेशन हुई उसके बाद वो कन्विक्ट हो गया। तो अभी देखिए इस स्टेज पे मानस जी का जो एनालिसिस है, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा, या कोई भी जो अपने एनालिसिस कर रहे हैं वो अपनी जगह वो उनका ठीक है। जो फोरेंसिक साइंस है, जो विज्ञान है और जो कानून है उसके हिसाब से सारे एनालिसिस अपने अपने सब ठीक है।
लेकिन हम लोगों को अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि सीबीआई ने इस केस को चेकअप किया है। और अगर आपको भरोसा है उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे, जो कि देश की नंबर 1 एजेंसी मानी जाती है, और कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सॉल्व किया इन्होंने, तो हमको वेट करना चाहिए थोड़ा। अभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी हैं, जो डायरेक्ट एविडेंस होते हैं उसके एडिशन में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं। और कई बार कोई क्राइम का इन्वेस्टिगेशन में अगर डायरेक्ट साक्ष्य नहीं है पुलिस के पास या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास, तो वो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं उसके आधार पे वो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ ये मर्डर हुआ है या कोई क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन संजीव जी, कानून के ही कई जानकारों का ये कहना है, उनका ये कहना है कि अब तक की जो ये मामला तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें रिया की गिरफ्तारी बनती है और गिरफ्तारी के बाद जांच को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा कुछ जानकारों का मानना है। अभी ये जो भूतपूर्व कोई जो शांतनु जी हैं, शायद उन्होंने जो कहा, जो सीबीआई में हैं या रहे हैं, उन्होंने जो अभी आपको कहा यही बात तो कही कि प्रमा फसाई, जो कानून में प्रमा फसाई एक शब्द है, प्रमा फसाई जो साक्ष्य है और जो सर्कमस्टेंसेस हैं, किसी की तरफ उंगली उनका वो इंडिकेट करना चाहिए। तो ऑल मतलब सारी जो सर्कमस्टेंसेस हैं, तो सारे जो सिचुएशन है वो किसी न किसी की तरफ इंडिकेट कर रही है कि हाँ इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो प्रेमा फेसाई अभी जो है, जब तक ऐसा नहीं लगता है तब तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है शांतनु जी, सबसे बड़ा सवाल सीबीआई के सामने क्या होगा इस मौजूदा वक्त में कि रिया से वो जाना जाए, वो पूछा जाए ताकि किसी नतीजे पे पहुंचा जा सके? सबसे बड़ी चुनौती सवाल क्या है सीबीआई के सामने? सीबीआई के पास सबसे बड़ी चुनौती है ये समझना और प्रूव करना ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। अभी सीबीआई के पास कोई आरोपी नहीं है। सीबीआई के पास सिर्फ संदेह के नजर में होने वालों की नाम है। और अगर ये मर्डर है तो आपने जैसे आरुषि मर्डर केस में देखा, घर में जो रहते हैं वही फर्स्ट टारगेट होते हैं। रिया तो घर में थी नहीं, तो रिया कॉन्स्पिरेसी में आ सकती है और कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर का चार्ज बहुत ही सख्त, बहुत ही मुश्किल होता है। तो अभी मैं समझता हूँ सीबीआई के पास एक चैलेंज है। फर्स्ट, ये मर्डर है या सुसाइड है। इस नतीजे के पहुंचने के बाद सीबीआई आगे बढ़ सकती है। अभी आपके माध्यम से क्या मैं पता लगा सकता हूं कि सीबीआई किस नतीजे पर पहुंची है? शायद किसी को पता नहीं कि आज सीबीआई किस नतीजे पर पहुंची है, कहां तक आगे बढ़ी है। ये बोलने के लिए कि ये मर्डर था, ये सुसाइड, चैनलों ने तो अपनी बातें रख दी। चैनलों से जो भी मिल रहा है वो सारी सीबीआई सुन रही है, देख रही है। लेकिन सर कई तरह की चैट पब्लिक डोमेन में है, कई तरह की चैट है, व्हाट्सएप चैट रिया की और अलग अलग लोगों की जो इस वक्त वो सब संदेह की बात है। आप कोर्ट में वो सब लेके नहीं जा सकते हैं। कोर्ट कहेगी ठीक है, आप प्रूफ दीजिए मुझे। और आप लोग जो अभी 2 दिन पहले रिया ने एक टेलीविजन टीवी को एक इंटरव्यू भी दिया, उसमें कुछ बातें की जो जिसका पहलू अगर दूसरा देखे तो उसमें कई चीजें ऐसी भी लगती हैं जिसमें साफ तौर पे झूठ बोला जा रहा है। तो क्या ये चीजें भी मायने रखती है सीबीआई की जांच के लिए? जरूर जांच रखती है। अगर उसको सीबीआई प्रूफ से झूठ बता सकती है। सीबीआई को कोर्ट में प्रूफ देना पड़ा। आपने तो कह दिया झूठ बोला है, आपको तो कोर्ट में जाना नहीं है, आपको कटघरे में खड़े होके मजिस्ट्रेट की बात सुननी नहीं है, सीबीआई अफसर को सुनना पड़ता है। अगर वो सीबीआई अफसर गलत बोलता है तो मैजिस्ट्रेट उसे रिमांड करता है, उसको सजा भी दे सकता है झूठ बोलने के लिए। इसीलिए सीबीआई अफसर या कोई भी पुलिस अफसर, और स्पेशली सीबीआई अफसर, जिसको होनहार अफसर जो अपने स्टैंडर्ड से काम करता है जी, जिसको स्वाभिमान है, वो तभी कोर्ट में जाएगा जब उसके पास पूरी प्रूफ होगी। चैनल के लोग जो कहेंगे वो सुनेगा,
और उस पर तफ्तीश करेगा, पर उनके बेसिस में वो कोर्ट में नहीं जाके कहेगा कि इस चैनल ने कहा था, इसने झूठ बोला, ये प्रूफ है मेरे पास। समझ गए आप? सीबीआई को सारा प्रूफ इकट्ठा करना पड़ेगा। हाँ। और ये बहुत महान काम है, बहुत सख्त काम है। ठीक है, तो सर सीबीआई इसमें सक्सेसफुल होती है। हाँ। तो आपके सामने आरोपी आएंगे। हाँ। ये भी अगर सीबीआई इस नतीजे पर पहुंचती है ये सुसाइड है, तो आपके सामने कोई आरोपी नहीं आएगा। क्या इसमें सर पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो सकता है? क्योंकि ऐसी भी जानकारी आ रही है कि अगर जांच में सहयोग नहीं कर पाए या ठीक से संतुष्ट, मैंने पहले ही आपको कहा है कि पॉलीग्राफी टेस्ट एविडेंस नहीं है। पॉलीग्राफी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है। पॉलीग्राफी टेस्ट तो जरूर हो सकता है। हाँ। शायद हो भी। हाँ। वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होल्ड करेंगे। हाँ। उसके लिए क्वेश्चनर्स बनाना पड़ता है सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। हाँ। और सारी बैकग्राउंड ऑफ द केस बताना पड़ता है। हाँ। और उसमें सिर्फ पता लगता है कि ये जो प्रश्न का उत्तर दिया उसने, ये सच है या झूठ है। हाँ। इसका इंडिकेशन मिलता है। हाँ। जो झूठ है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है, हाँ। पॉलीग्राफी एक्सपर्ट कहता है कि झूठ बोल रही है, उस एरिया में फिर तफ्तीश शुरू होती है। क्यों झूठ बोली? जहां भी झूठ पकड़ा जाएगा उस पर तफ्तीश करके सीबीआई एविडेंस लाएगी। और एविडेंस के बेसिस पर सीबीआई किसी को आरोपी बनाएगी। हाँ। अभी तक आप देख लीजिए, ना ईडी ना सीबीआई किसी को रियासत में ले पाई है। इसका मतलब साफ है। हाँ। कि अभी तक सीबीआई और ईडी के पास कोई सबूत नहीं है ये कहने के लिए कि ये इस जुल्म में संदेह से आगे बढ़कर आरोपी बन रही है। लेकिन सर सब संदेह हाँ। के नजर में है। लेकिन शांतनु जी, जो शक की सुई है फिर भी कहीं ना कहीं आके जो रुकती है वो रिया की तरफ रुकती है। मेरा सवाल ये है कि अगर रिया ने कुछ किया नहीं है तो किसने किया है इतना तो जानती होगी, क्योंकि वो उसके साथ रह रही थी। 6 दिन पहले, कुछ दिन पहले वो उसके घर से चली जाती हैं, दोनों के बीच में विवाद हुआ था। विवाद क्यों हुआ था? कहीं ना कहीं एक कड़ियां जुड़ी हुई है एक दूसरे से। बिल्कुल जुड़ी इसीलिए है, इसीलिए तो सीबीआई एफआईआर में उसका नाम है। पर जुड़ी रहने का मतलब नहीं है जो संदेह के नजर से बाहर आई है। अभी संदेह के नजर में है। हाँ। उससे बाहर नहीं आई है। आज 7 दिन 8 दिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो गई। हाँ। ईडी का मोर देन ए मंथ की इन्वेस्टिगेशन हो गई है। किसी को दोनों ने आरोपी नहीं बनाया। संदेह के नजर में तो रहेंगे क्योंकि एफआईआर में नाम है। हाँ। पर आज ईडी को तो आरोपी बनाना चाहिए था किसी को। 15 करोड़ के बारे में अभी तक ईडी को पता लगना चाहिए था। ईडी को अभी तक पता क्यों नहीं लगा जो 15 करोड़ कहाँ गए, कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, कहाँ चीटिंग हुई है। क्योंकि ईडी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए ईडी अरेस्ट करके बयान ले सकती है और वो बयान प्रूफ होता है। जी। पुलिस वाले के सामने जो कोई बयान देता है वो कोई प्रूफ नहीं है। हाँ। कोर्ट उसको नकार देती है। आपको प्रूफ लाना पड़ता है। ये बयान मुझे मिला है, इस पर मैंने तफ्तीश की है। हाँ। इस पर मुझे ये प्रूफ मिला है। ठीक है। प्रमाण नहीं मिलके पुलिस आगे नहीं जा सकती। हाँ। ईडी बयान पर केस कर सकती है। ठीक है। मानस, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है, ईडी कर रही है, क्या ये माने कि अब तक कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा किसी भी जांच एजेंसी का, इसलिए अब तक गिरफ्तारी रिया की नहीं हुई है? जी हाँ, मैं अग्री करता हूँ। शांति जो उन्होंने बोला, संजीव जी की बात से भी अग्री करता हूँ। हाँ। सीबीआई अपना रोल अच्छे से जानती है। सीबीआई को पता है उन्हें क्या करना है। और जितनी हम लोग ये बातचीत कर भी रहे चैनल पे भी, आई थिंक ये सिर्फ कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, हम किसी नतीजे नहीं पहुंच सकते। ये बात बिल्कुल अपनी जगह सही है। तो इसमें सीबीआई का रोल बेसिकली यही है कि वो किस तरह से कोरोनरी एविडेंसेस वहाँ पे जो कहीं पे मौका वारदात पे उन लोग के बयान उनके पास है, उन लोगों के बातचीत कर 8वां या 9वां दिन हो गया है सीबीआई का। तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो अभी तक हमारे पास नहीं है। हमें नहीं पता वो क्या चल रही है। और ये बात तो मुझे लगता है कि अभी तक उनके पास पुख्ता शायद नहीं है किसी भी चीज का, इसी वजह से कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। लेकिन लगता है कि जिस तरह से वो इस आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ अगले 2 से 3 दिनों में कुछ बहुत बड़ा मैं मानता हूँ कि माइलस्टोन आने वाला है इसमें, या कुछ इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है जो शायद हमें किसी तरफ ले जा सकती है। हाँ।
संजीव जी, क्या आप भी इसी बात से सहमत है कि अभी चूंकि लगातार देश की सबसे प्रतिष्ठित भरोसेमंद जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी ना होना मतलब ये कि अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है जांच एजेंसी के पास जिसके आधार पर गिरफ्तारी हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश जी। देखिए, जहां तक पुख्ता सबूत या सबूत नहीं है, वो चीजें तो सीबीआई को पता है, हम लोगों को नहीं पता है। बट जो कानून है, कानून ये है कि जब तक कोई भी कम से कम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो नहीं मिले, तो इंडिकेट करता हो कि एक्स पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है एक क्राइम में, तब तक कोई भी जांच एजेंसी किसी भी पर्सन को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, आरोपित नहीं कर सकती है। तो अभी हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। आप ये तमाम जो चैनल में प्रेशर बन रहे हैं, ये मैं समझ सकता हूँ। लोगों का सेंटिमेंट भी जुड़ा हुआ इस केस से है, दिन रात लोग देख रहे हैं, पल पल की खबर आप लोग बता रहे हैं लोगों को कि भाई आज ये हुआ, 4 घंटा पहले क्या हुआ, 4 घंटे बाद क्या हुआ। हमें भी जो जानकारी है वो आपके चैनल या और भी तमाम चैनल से उसके द्वारा ही मिल रहा है। बट एक्चुअल में सीबीआई के हाथ में क्या मिला है, अभी तक क्या हाथ लगा है, वो सीबीआई को पता है। तो ये एज्यूम कर लेना कि 7 दिन हो गया इन्वेस्टिगेशन का, अभी तक क्या हुआ, अभी तक कोई क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ। देखिए, गिरफ्तार करना किसी को एकदम से कि चलो हाँ जांच शुरू हो गई, ये मिला, इसको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन का वो तरीका भी गलत है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, सभी एंगल से देखिए, उसके बाद उस हद तक इन्वेस्टिगेशन में चलिए जहां से आपको लगे कि हाँ अब जो है कंक्लूसिव चीजें मुझे लॉजिकल एंड तक पहुंचा देगी। तो अभी सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं कि अभी आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं, कल को आपको छोड़ना पड़ जाता है, कोर्ट में उनकी बेल हो जाती है, आप चालान फाइल करते हैं, चार्जशीट करते हैं, चार्जशीट के बाद चालान पे बहस होती है, चार्जशीट पे बहस होती है, उनका नाम निकल आता है, वो आरोपित भी नहीं हो पाते हैं कोर्ट में। तो वो और फिर सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई एक ऐसी एजेंसी है, आप इसको किसी थाने का कोई इंस्पेक्टर को मत समझिए कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो तो बॉम्बे पुलिस कर ही रही थी आज तक। और बॉम्बे पुलिस क्योंकि किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रही थी, या फिर बॉम्बे पुलिस ने क्या करा नहीं करा उस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाना चाहूंगा, ना ही उस पर मैं कोई बयान दूंगा। बट जो आज के तारीख में बॉम्बे पुलिस की फेल्योर थी या वो जांच की सही दिशा और दशा को लेकर नहीं चल रही थी, इस वजह से तो सीबीआई की जांच हुई। बिल्कुल, अब सीबीआई कर रही है। तो अब इस पर भी एकदम से उतावला होकर के या मतलब लोगों को सेंटिमेंट को देखते हुए हम किसी को अरेस्ट कर ले, तो ऐसा नहीं होता। जांच का एक प्रक्रिया है, जांच अपने प्रक्रिया के तरीके से चलेगी। और जांच में जब एक सही स्टेज आएगा, उस समय जब ये पाया जाएगा कि ये सर्कमस्टेंस एविडेंस या डायरेक्ट एविडेंस जो है एजेंसी के पास है और वो इंडिकेट करती है कि फला आदमी का इन्वॉल्वमेंट है, जब जाकर के XYZ किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। उसके पहले अरेस्ट करना जो है कानूनी तरीके से सही नहीं है, एंड दैट टू सीबीआई जैसे एजेंसी तो ऐसा नहीं करेगी। शांतनु जी, ये माना होगा कि शुरुआती दौर में जब मुंबई पुलिस ने जांच की वहां जरूर लापरवाही हुई है, वहां अगर पूरी गंभीरता के साथ जांच की जाती, इंक्वायरी की जाती, तो शायद आज किसी नतीजे पे हम होते। देखिए, बॉम्बे पुलिस तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी, उन्होंने तो कोई FIR दर्ज नहीं किया, वो 174 में इंक्वायरी कर रही थी। और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन दो अलग अलग शब्द हैं लीगली। ठीक, इंक्वायरी में स्टेटमेंट्स के दस्तखत लिए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में नहीं लिए जा सकते, वो 161 के बयान होते हैं। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट बॉम्बे पुलिस ने बहुत देर तक चलाया, इसीलिए लोगों को शक है कि बॉम्बे पुलिस शायद किसी को बचा रही थी, ये भी शक है। इसके लिए अभी तक कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है जी। शक था और बॉम्बे पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी।
लेकिन या सर जो consequence- सीबीआई आज सवाल कर रही है वही सवाल तो मुंबई पुलिस ने भी, चूंकि रिया से मुंबई पुलिस ने भी पूछताछ की थी 2 बार, मेरे ख्याल से पूछताछ हुई है, तो सवाल तो यही होंगे ना कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ। जो सवाल आज सीबीआई के सामने वही सवाल उस वक्त खड़े थे। देखिए, आप 2 वकील को एक ही केस में खड़ा कर दीजिए, एक राम जेठमलानी हो और एक ऐरा गहरा दूसरा हो, सवाल पूछने के तरीके और सवाल करने में अलग अलग होगा। तो आपका कहना बॉम्बे पुलिस जो सवाल कर रही थी सीबीआई वही कर रही है, वो मैं समझता हूँ, माफ करिए, ठीक नहीं होगा। ठीक है, सीबीआई बड़ी मजबूत एजेंसी है, बहुत होमवर्क करती है। मैं तो कहता हूँ, मैंने देखा है सीबीआई के अफसर को पहले से ही सही जवाब का पता रहता है जब वो प्रश्न करती है, और इसीलिए वो झूठ पकड़ती है। तो सीबीआई, देखा आपने इस केस में रिया चक्रवर्ती को विकास सिंह जी काउंसिल ने कहा जब पहला काम है, वकील ने कहा जो पहला काम है रिया को अरेस्ट करो। सीबीआई ने किया, सीबीआई ने रिया से पूछताछ भी नहीं की जी। पहले सीबीआई ने होमवर्क की, औरों से पूछी, क्राइम सीन देखा, सारे रिकॉर्ड्स पढ़े, सारे स्टेटमेंट पढ़े, पूरी तैयारी होने के बाद 8 दिन बाद उन्होंने रिया का इंटरोगेशन शुरू किया है। और शायद सर यही वजह है कि देश को सीबीआई पे इतना भरोसा है कि कोई भी जब मामला होता है तो वो जांच की मांग करते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हमें चाहिए, सीबीआई जांच। सीबीआई की रेपुटेशन ऐसे नहीं बनी है। चंद केसों में सीबीआई, पॉलिटिकल केसों में सीबीआई को केज पैरेट कहा गया है। ठीक है, पर सीबीआई साल में 1400-1500 केस करती है जी, सब में केज पैरेट नहीं है। ठीक है, अच्छी तफ्तीश करती है जी सर। सुरेंद्र पाल, मैं आखिर में आपसे एक टिप्पणी चाहता हूं इस मामले पे, आप एक टिप्पणी करें, उसके बाद कार्यक्रम को खत्म करना है, वक्त की कमी है। आखिर में आपकी टिप्पणी मैं चाहता हूँ। आप बताएं। सुरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ बिल्कुल जी। मैं चाहता हूं कार्यक्रम चूंकि हम खत्म कर रहे हैं, आखिरी टिप्पणी आप एक करें कि आप किस नतीजे पे पहुंच रहे हैं, क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए। इसमें इंसाफ मिलना चाहिए, उसके परिवार को, सुशांत सिंह के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी जो भी हो, उनके परिवार, बहुत दुखी परिवार है, अपना जवान बेटा चला गया है। बिल्कुल, और पूरा देश ये बात कह रहा है कि सुशांत को इंसाफ चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आप चारों का। मानस मिश्रा आपका शुक्रिया, संजीव सिंह आपका शुक्रिया, शांतनु सेन बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज को वक्त देने के लिए, सुरेंद्र पाल आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन सवाल अभी कई हैं और उन सवालों का जवाब अगर किसी के पास है तो वो है रिया चक्रवर्ती, जिनसे आज दूसरे दिन लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। देखना होगा सीबीआई की पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है।